हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो कल हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। तो आपने देखा था जब कोई चार्ज कहीं प्रेजेंट होता है, जैसे आपका ये चार्ज है Q, मान लो सपोज दैट ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये कहीं प्रेजेंट है, तो आप लोग जानते हैं चार्ज अपने चारों साइड अपने एरिया में एक फील्ड बनाता है। जितनी इस चार्ज की वैल्यू होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये फील्ड बनाता है। अगर चार्ज 1 कूलम है तो फील्ड छोटा बनेगा, चार्ज 5 कूलम है तो फील्ड थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, और चार्ज अगर 10 कूलम है तो फील्ड और बड़ा बन जाएगा। तो कोई भी चार्ज जब कहीं प्रेजेंट होता है तो अपने आसपास वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये फील्ड कि इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये वाला चार्ज उस अदर चार्ज को अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कर पाएगा उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। जैसा कि हमने बताया था कि अगर यहाँ पर सपोज दैट कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस फील्ड के अंदर ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज इस फील्ड के बाहर है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज इसके फील्ड से बाहर है, या आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ रेंज है, इसलिए। ठीक। और ये चीज आप लोग पहले भी सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में। लेकिन अब बात ये बनती है कि ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है और इसके फील्ड में ये नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इतनी डिस्टेंस से नेगेटिव चार्ज को कैसे अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में स्पेस है, ये खाली जगह पड़ी हुई है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे इस इतने डिस्टेंस से इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्टिव कर रहा होगा। जैसे हम सोचे कि हमारी उंगली है और इतने दूर से हम इस बोर्ड को खींच लें तो कैसे खींच पाएंगे, या बोर्ड को आगे भगा दें तो कैसे भगा पाएंगे इतनी डिस्टेंस के साथ। जब तक हम इसको बिल्कुल इससे टच नहीं करेंगे तब तक आगे और पीछे कहीं नहीं खींच सकते। तो फिर ये चार्ज इतनी डिस्टेंस से कैसे एक दूसरे को अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कर लेती है। यही काम मैग्नेट में भी होता है। दो मैग्नेट आप ले लो और दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के नजदीक आप ले जाओ तो कुछ कम डिस्टेंस से वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्टिव कर लेती है। कैसे, जबकि उनके बीच में तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इस चार्ज ने एक रस्सी यहाँ पर बांध के रखी और रस्सी से वो खींच रहा है, ऐसा तो है नहीं है। कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में, फिर भी ये चार्ज इसको अट्रैक्टिव कर पा रहा है। कैसे? तो इनके बीच में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनती है। इन चार्जों के बीच में क्या बनती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हकीकत में इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फैली होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगी जो हकीकत में इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फैली होती है, जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, और हम इनको देख नहीं सकते, इसलिए हम इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है, जिनको केवल इमेजिन किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, पर ये लाइनें इस पूरे फील्ड के अंदर फैली होती हैं। और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही क्या करती है? इस नेगेटिव चार्ज को खींचती है, अपने पास बुला लेती है। इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हेल्प से ही ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींच करके अपने पास लेकर के आता है, अट्रैक्ट करके लाता है। या कोई यहाँ दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता तो इसको रिपल्सिव करके दूर भगा देता, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की मदद से। तो ये होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इनकी डेफिनेशन हमने आपको लिखवा दी थी कल, और इनकी प्रॉपर्टी भी हमसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, और इनकी प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी हमने आपको लिखवा दी थी। आप लोग अभी हम आपको प्रॉपर्टी एक बार बोलते हैं, रिवीजन आपका हो जाएगा, समझाते हैं, और उनमें से जो प्रॉपर्टी रह गई है, एक दो ही रही है मुश्किल से, वो आप लोग को अभी लिखवा देते हैं, फिर अपन अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। ठीक। तो हमने आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने भी सीखा कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। पहली प्रॉपर्टी तो आपको दिख ही रही है कि ये लाइन इमेजिनरी लाइन होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये हमेशा शेप कैसा बनाती है? कर्व शेप बनाती है। इनका जो शेप होता है वो कर्वेचर वाला होता है, कर्व्ड शेप बनाती है ये।
किस तरह से, जैसे आप देखेंगे कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चार्ज अपने फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रहा है, तो उनकी शेप इस तरह से हुई, कर्व वाली, दिख रही है, कर्व्ड शेप, कर्व्ड शेप, कर्व वाली शेप होगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कम ही देखने को मिलती है, तो ये कर्वेचर बनाती है। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो शेप होती है वो कर्व शेप होती है। तो हमने आपको एक पॉइंट ये भी लिखवाया होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा ओपन कर्व शेप बनाती है, क्योंकि जो बनता है इसमें इनका कर्व शेप वो ऊपर से तो इस तरह से बना हुआ है शेप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, लेकिन नीचे से इस वाली साइड से कैसी है, ओपन। या आप दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को देखो, ये कर्व शेप बना हुआ है लेकिन नीचे वाली साइड से ओपन है, तो ये ओपन कर्व शेप बनाती है। या इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि ओपन लूप बनाती है, ठीक। इसके बाद अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की आगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। जैसे अगर कहीं पर दो चार्ज प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसा कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो सेम और इक्वल चार्ज होते हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, इनकी वैल्यू सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब इनमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से बनना स्टार्ट होंगी और कहाँ पर खत्म होंगी? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो बनती है वो पॉजिटिव चार्ज से बनना स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के खत्म हो जाती है, रुक जाती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के खत्म हो जाती है। तो हमने आपको ये भी पॉइंट आपको लिखवा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद हम आपको पॉइंट लिखवा चुके होंगे, कितने पॉइंट हो गए, 3-4 है ना। अब हम आपको पॉइंट बताते हैं, उसको आप ध्यान से देखना, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेक्स ओपन लूप। ये आपने नहीं लिखा है, आप लोग इसको लिख लें। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेक्स ओपन लूप, दिख रहा है ओपन लूप किस तरह से, ये रही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और ये कैसा लूप बना रही है, नीचे की साइड से खुला हुआ लूप, ओपन लूप। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेक्स ओपन लूप, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेक्स ओपन लूप। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरह का लूप बनाती है, ओपन लूप या फिर क्लोज्ड लूप। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि ओपन लूप बनाती है, क्योंकि इनका जो कर्वेचर वाला लूप बना होता है वो वन साइड से ओपन होता है, ये दिख रहा है ओपन, इसलिए बोलते हैं कि ओपन लूप बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अगला, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, two electric line of force can never intersect to each other. Electric line of force can never intersect to each other. ऐसे लिखना बेटा, एक वर्ड आगे स्टार्टिंग में लगा लेना, पता नहीं हमने बोला है कि नहीं, एक वर्ड लगाना, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू लगाना स्टार्टिंग में ना, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि जो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ऐसा क्यों? वैसे इसके बारे में हम आपको ब्रॉड साइड पोजीशन में भी बता चुके हैं, शायद अगर आप लोगों ने अच्छे से सीखा है तो आप लोगों को याद भी आ रहा होगा। जब हमने ब्रॉड साइड पोजीशन वाला क्वेश्चन पढ़ा था और उसका डायग्राम हमने देखा था, तब उसमें हमने देखा था इस तरह से कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये सेंटर पॉइंट है वो, इसकी हाफ लेंथ एल, ए वाली लेंथ एल, टोटल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ हमने बताई थी 2L, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम होता है ए बी। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर ओ से
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक पॉइंट होता है P, और इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होती है। ब्रॉड साइड पोजीशन में पढ़ा था अपन ने ऐसा। और फिर हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज अपनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है E1, और नेगेटिव चार्ज अपनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है E2। तो हमने बोला था इन दोनों में से कोई भी केवल वन लाइन आगे निकलेगी, और जो हमने आपको दिखाई थी वो E1 वाली आगे निकल के दिखाई थी। हमने बोला था इंटेंसिटी ऑफ E1 जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वाली लाइन है, वो आपकी आगे निकल जाएगी, और E2 वाली जो लाइन है जो यहाँ से जनरेट हो रही है, इस तरह से यहाँ पहुंची, वो केवल यहीं रुक जाएगी, वो आगे नहीं निकल सकती है, उसे वापस लौट करके इस तरह से आना पड़ेगा। एरो का निशान भी लगा होगा डायग्राम में, इस तरह से क्यों वापस लौट करके आ रही है, ऐसा क्यों? तो हमने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की E2 की जो लाइन बन रही है, ये लाइन सपोज दैट अगर आगे निकलती है, इस तरह से हम लिख दें इसको, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की लाइन को E2 वाली लाइन यहाँ पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करेगी तभी तो उसे कट करके आगे निकलेगी। तो E2 वाली लाइन E1 वाली लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट करने से क्या हो रहा है कि अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो आप देखेंगे यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन बनती हुई नजर आएंगी। एक डायरेक्शन आपकी E1 की इस साइड, और दूसरी डायरेक्शन आपकी E2 की इस साइड, दिख रही है? तो अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो इंटरसेक्ट करेंगी तो दो अलग अलग डायरेक्शन को शो करेंगी, जिस तरह से ये शो कर रही हैं। और जब दो अलग अलग डायरेक्शन को शो करेंगी तो फिर वो इसके नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, ओनली वन डायरेक्शन। जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेंगी सब एक ही डायरेक्शन में बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि इसकी दो डायरेक्शन शो हो रही है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस साइड और एक इस साइड। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो दो डिफरेंट डायरेक्शन दिखाएंगी, और दो डिफरेंट डायरेक्शन इसमें हो नहीं सकती क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और ये सेकंड वाली जो लाइन थी E2 वाली, वो आपने देखा ब्रॉड साइड पोजीशन में कि वो यहाँ तक आई और यहाँ से वापस ऐसी लौट करके चली गई, तभी एरो का निशान लगा था उसका वापस जाने का। ठीक, अब आप में से कोई भी एक बच्चा हमें बता दे कि कितने पॉइंट आपके हो गए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स टाइप। What is electric flux and write its type? What is electric flux and write its type? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसके टाइप क्या क्या है ना? तो आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम आपको बताएं, जैसे भी हमने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज कहीं प्रेजेंट है, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज कहीं प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको कहीं रखा हुआ है, ये चार्ज अपने चारों साइड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है ये चार्ज अपने चारों साइड? इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ये देख रहा है गोल एरिया, ये फील्ड पूरा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कैसा फील्ड होता है तो ये भी आप लोग जानते हैं कि इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो ये वाला चार्ज उस दूसरे चार्ज को आसानी से अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फील्ड है, और कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड से बाहर हो तो ये चार्ज उसका कुछ नहीं कर सकता, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। ये बात अभी भी हमने बताई थी और पहले भी आप इस चीज को सीख चुके हैं और क्वेश्चनों में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इतने डिस्टेंस से कैसे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कर लेता है,
तो हमने आपको बताया था कि इस पूरे फील्ड के अंदर चारों साइड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। कौन होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ये लाइन इमेजिनरी लाइन होती है। कौन है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, जो होती है प्रेजेंट लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। और अगर कोई चार्ज, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इतने डिस्टेंस इस नेगेटिव चार्ज को जो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो किसकी मदद से करेगा? इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की मदद से करेगा। एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के पास पहुंचेगी और उसे पकड़ेगी और पकड़ करके खींच के अपने पास ले आएगी। तो किसकी मदद से किया उसने? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की मदद से। अगर आप लोगों ने बचपन में शक्तिमान देखा हो तो आप लोग समझ गए होंगे, शक्तिमान में भी कुछ ऐसा ही होता था। उसमें भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती थी, जैसा वो दिखाते थे, है ना? देखा होगा, वो उंगली से अपनी शक्ति भेजता था और वो इलेक्ट्रिक करंट जैसी उसकी शक्ति जाती थी, और फिर वो शक्ति से किसी को भी खींच ले पास में या किसी को भी दूर भेज दे, वो शक्ति से काम करता था। उसको हम बोलते थे पावर है उसके पास, शक्ति है। तो वो क्या होती थी? वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही होती थी। उसके उंगली से जो आप देखते थे करंट की लाइन टाइप की जो निकलती थी, वो क्या होती थी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती थी। उन्हीं से वो किसी को अपने पास खींच सकता था या दूर भेज सकता था। ऐसा ही काम एक चार्ज करता है, बिल्कुल शक्तिमान के जैसा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की मदद से। और हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रियल लाइफ में नहीं होती है, हम इनको देख नहीं सकते हैं। रियल लाइफ में होती तो है लेकिन हम इनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये होती जरूर है, इसलिए बोलते हैं कि लाइन इमेजिनरी है। कल इसका एग्जाम्पल हमने बताया था आपको कि जैसे आप देखेंगे, मान लो टीवी स्क्रीन है, पूरा एलईडी का स्क्रीन है, और इसके पास हम अपना हाथ बिल्कुल नजदीक ले जाएं, बिल्कुल टच नहीं करना है उससे, लेकिन उसके बिल्कुल नजदीक ले जाना है, तो आपको एक अलग ही फील्ड महसूस होगा। और वो जो फील्ड महसूस हो रहा है वो इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से महसूस होता है ना? तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत सीधा सीधा जवाब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका सीधा सीधा जवाब है कि जब कोई चार्ज कहीं प्रेजेंट होता है और वो चार्ज अपने चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, ये अपने चारों साइड इसने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई। अब कितनी इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई है? तो 1 2 3 4 5 6 7। सपोज दैट इसने 7 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 7। बहुत आसान है। किसी भी चार्ज के आसपास वो चार्ज जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाता है, उसी को हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर ये चार्ज सपोज दैट यहाँ पर 10 लाइन बना दे, कितनी बना दे? 10 बना दे, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। बहुत सिंपल जवाब है। तो किसी भी एरिया से या किसी चार्ज के आसपास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं, बनती हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फाई का मतलब होता है फ्लक्स। फिजिक्स में फ्लक्स के लिए फाई यूज किया जाता है। और फिर ई क्यों लगा हुआ है इसके सफिक्स में? ई इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ई बता रहा है कि ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई का मीन्स ओनली फ्लक्स होता है, और ई जब लगा हुआ है साथ में, तो ई क्या बता रहा है? ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया पूरा। ई मीन्स इलेक्ट्रिक और फाई मीन्स फ्लक्स। तो आप देखेंगे कि जब कोई चार्ज कहीं प्रेजेंट होता है, जरूर नहीं वो इस तरह से गोल एरिया में प्रेजेंट हो, किसी भी तरह के एरिया में कोई चार्ज प्रेजेंट है, और वो चार्ज अपने चारों साइड जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकाल रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन रही है,
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन रहे हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनती है वो चार्ज के एरिया के परपेंडिकुलर बनती है। परपेंडिकुलर कैसे आप देखेंगे, ये चार्ज रखा हुआ है, ये इसका एरिया है। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितने डिग्री पर निकल रही है, यहाँ से 90 डिग्री पर। ये लाइन यहाँ से इसके साथ कितने डिग्री पर निकल रही है, 90 डिग्री पर। तो वैसे नॉर्मल परपेंडिकुलर ही निकलती है 90 डिग्री पर। तो आप देखेंगे कि जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उसके एरिया से परपेंडिकुलर निकलती हैं उनके नंबर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर अपन इसके आगे का कुछ लिखेंगे, है ना। तो लिखो, लिखना द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आंसर में लिखना डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any surface, the electric flux linked with any surface in an electric field, the electric flux linked with any surface in an electric field in an electric field is a measure of total number of electric line, is a measure of total number of electric line of force, is a measure of total number of electric line of force passing normally through the surface, passing normally through the surface is called electric flux. Passing normally through the surface is called electric flux. Is called electric flux. It is denoted by phi e, बोर्ड पे लिखा हुआ है, it is denoted by phi e, देख लिया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि जब किसी चार्ज का जो एरिया है उस एरिया से नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर नॉर्मली जो लाइन आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरती है, जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरे उनके टोटल नंबर को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। अब बात ये कि अब हम इसका एक फॉर्मूला छोटा सा बनाएंगे, उस फॉर्मूले में हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। 2-3 लाइन का ही फॉर्मूला है, छोटा सा, लेकिन समझने वाला ज्यादा है। कुछ 11th के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड ज्यादा है। अगर आपने 11th की फिजिक्स ज्यादा अच्छे से पढ़ी है तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से सही समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, उस फॉर्मूले का फिर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए आगे चल के। इसलिए पहले अपन अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है ना। देखो सब बच्चे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। उसके लिए पहले हमें कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं सपोज दैट कहीं पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, जैसे मान लो सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये इस पॉजिटिव चार्ज का सरफेस है। सरफेस मतलब समझते हो, इसके आसपास का एरिया। कितना सरफेस एरिया है इसके आसपास का, उसे हमने मान लिया ds।
ये हम चाहें तो एस भी मान सकते हैं। इसमें एस का मीन्स क्या है? एस का मीन्स है सरफेस एरिया, ये तो आप समझते ही हैं। फिर डी क्यों लगा हुआ है? डी जहां पर लगता है, याद रखना, डी आप मैथमेटिक्स में भी लगाते होंगे इंटीग्रेशन के लिए, है ना, लेकिन आप यहाँ पर इस डी का मतलब समझें, क्योंकि अब डी फिजिक्स में बार बार आप लोगों के लिए आने वाला है। जो स्मॉल डी यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर डी जो लगा हुआ है एस के साथ में, वो ये बता रहा है कि ये सरफेस एरिया तो है, लेकिन ये सरफेस एरिया बहुत छोटा सरफेस एरिया है। ये एरिया बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटा सरफेस है, इसलिए सरफेस के साथ एस के साथ क्या लगा हुआ है? डी लगा हुआ है। अगर आप बड़ा सरफेस एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका ये डी यहाँ से हट जाएगा। तो आपको अपने माइंड में आज से इस बात को सेट करना है कि फिजिक्स में जो स्मॉल डी किसी के साथ लगता है, वो इस बात को डिफाइन करता है कि वो वैल्यू या वो एरिया या जो भी वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो अभी स्मॉल है, छोटी है। और अगर लार्जर आप लेंगे तो वो डी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, है ना। तो अगर आप ये सरफेस एरिया छोटा ले रहे हैं तो इसमें डी लगेगा, और सरफेस एरिया बड़ा लेंगे तो ओनली एस आएगा, फिर डी एस नहीं आएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है कलेक्टर और एक होता है डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी के आगे डी लगा, डिप्टी में क्या हुआ? डी लगा कलेक्टर के आगे, और जैसे वो डिप्टी वर्ड लगा, डी लगा, वो छोटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरह से ये एस के साथ में डी लगा, तो अब डी दिखा रहा है कि ये एस कैसा हो गया? छोटा हो गया। डी एस बन गया मतलब छोटा हो गया। ये सरफेस एरिया आपका छोटा है। फिजिक्स में जहां भी स्मॉल डी लग जाए समझ लो ये स्मॉल वैल्यू है। अब क्या होगा? इस सरफेस एरिया से हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो चारों साइड बनती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो पूरे फील्ड में चारों साइड बनती है, लेकिन आप किस फील्ड की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं? सबसे पहली बात, इसमें तो चारों साइड बन रही है, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, सभी जगह बनती है। आप इनमें से किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? तो मान लो सपोज दैट हम इस वाली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इस वाली डायरेक्शन की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमने मान लिया ई है। तो अब हम इसमें देखेंगे इस डायरेक्शन में कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन रही है, जो आपको नॉर्मली यहाँ पर 3 दिखाई दे रही हैं, पर कितनी भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, दिखने में 3 दिखाई दे रही हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रही है किसके साथ? ये जो आप सरफेस एरिया है डी एस, उस सरफेस एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है। क्योंकि आपको पता है ई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी अपनी डायरेक्शन होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का ये एरो का निशान दिखाई रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को बन रही है। अब आपका जो सरफेस एरिया है डीएस, इसकी भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये 11th क्लास में सिखाया जाता है। और अगर सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी अपनी कोई डायरेक्शन जरूर होगी। तो हमने मान लिया सपोज दैट सरफेस है जो कि चारों साइड बन रहा है, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन सपोज दैट इस साइड है डी एस, ठीक है। इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन इस साइड है डी एस। तो अब ये जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन है और ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ई और डीएस के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और डीएस मतलब सरफेस एरिया की डायरेक्शन। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो सपोज दैट इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। वैसे तो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, पर एक्स वाई जेड जो भी एंगल बन रहा हो, मान लो थीटा एंगल बन रहा है। तो फिर अब हम इस सरफेस एरिया ले रहे हैं डीएस, इस सरफेस एरिया से बाहर आउटर साइड जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
जिसे हम किससे बताते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फाई ई से। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। वैसे तो आप सीख चुके हैं कि नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि 1 2 3 लाइन दिख रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई 3। अगर 4 लाइन दिखती तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाती 4। लेकिन हमें इसके लिए फॉर्मूला भी तो बनाना है। तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, किस बेस पर बनेगा और किस किस पर वो फॉर्मूला डिपेंड करेगा और क्या होगा वो फॉर्मूला। तो आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा फाई ई इज इक्वल टू, कैसे बनेगा। सबसे पहले तो वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा गुजरेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कम गुजरेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी, है ना। तो सबसे पहले वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा ई पर, ठीक है। इसके बाद फिर किस पर डिपेंड करेगा, फिर डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर, डीएस पर। कैसे, अगर सरफेस एरिया आपका बड़ा हुआ, लार्जर हुआ, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा गुजर पाएंगी और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा गुजरेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, स्वाभाविक है बनेगा। तो डीएस पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है ऊपर की ओर वो सरफेस एरिया के साथ कितना एंगल बना रही हैं, थीटा कितना एंगल बन रहा है। क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने देखा कि नॉर्मली गुजरना चाहिए, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर गुजरना चाहिए। तो वो एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, जो 90 डिग्री पर गुजर रही है वही काउंट की जाएंगी, जो 90 डिग्री पर नहीं गुजर रही वो काउंट नहीं की जाएंगी। यानी एंगल पर डिपेंड करेगा थीटा पर, ठीक। अब बात कि थीटा अकेला नहीं आएगा, कुछ लेकर के आएगा, साइन कॉस टेन कुछ लेकर के आएगा। तो 11th क्लास में सिखाया जाता है कि जब बात हम अपवर्ड ऊपर की साइड की करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन का एंगल का फैक्टर होता है कॉस थीटा। तो इसमें क्या आएगा, कॉस थीटा। यहाँ 11th का बेसिक लगेगा। हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ऊपर की ओर की, तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में आता है कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा। या आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, दूसरा तरीका है इसका। और दूसरा तरीका ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो आप स्केलर क्वांटिटी में हमेशा जब भी एंगल आता है कॉस थीटा आता है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर फिजिक्स में बन रहा है और उसमें एंगल आ रहा है तो हमेशा कॉस थीटा आता है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर फिजिक्स में बन रहा है और उसमें एंगल आ रहा है तो उसमें हमेशा साइन थीटा आता है। वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले में एंगल के साथ साइन थीटा और स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में एंगल के साथ कॉस थीटा। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए एंगल के साथ कॉस थीटा है। लेकिन हमें कैसे मालूम चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, आप लोगों को मालूम क्यों नहीं चला। तो इसके लिए रूल होता है 11th क्लास में फिजिक्स में, वो कॉन्सेप्ट लगेगा बार बार यहाँ। रूल ये होता है कि अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो उनसे जो नई क्वांटिटी बनती है वो स्केलर होती है। और यहाँ आप दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो E यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, जानते हैं आप लोग। ds मतलब कि सरफेस एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हमने बताया था। और इसकी डायरेक्शन भी हमने आपको ये बताई है। तो ए भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बीच में कोई साइन नहीं तो क्या होगा, इनटू होगा, मल्टीप्लाई होगा। और आप इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको ये इस साइड जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्केलर मिलेगी। क्योंकि रूल है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर मिलती है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके एंगल के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में एंगल के साथ हमेशा कॉस आता है, इसलिए। उसके नीचे लिखना बेटा, उसके नीचे लिखना, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, if the electric field capital E makes on angle theta with normal drawn, makes an angle theta with normal drawn on surface ds, with normal drawn on surface ds, then the component of intensity of electric field along the direction of normal, then the component of intensity of electric field along the direction of normal to surface will be cos theta, फुल स्टॉप। नीचे की लाइन से लिखना, in this condition the flux linked with the surface will be आपके सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ डी फाई और लिख लेना बेटा, इस फाई के साथ में डी और लगा लेना। डी क्यों लगाया, इस बात का हम जवाब अभी देंगे, पहले आप लिख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, जो आप लोगों को बार बार काम में आने वाला है। अब हम बताते हैं कि अभी पहले फाई लिखा हुआ था, हमने इसमें डी क्यों बोल दिया है, अभी डी क्यों लगा दिया है। इसके पीछे वजह ये है, आप देखेंगे कि आप यहाँ पर सरफेस कैसा ले रहे हैं, डी वाला सरफेस ले रहे हैं, मतलब कि स्मॉल सरफेस ले रहे हैं। और अगर आप स्मॉल सरफेस ले रहे हैं तो उससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर स्मॉल होगा मतलब कि छोटा होगा, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई के साथ में डी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा बन रहा है फाई ई, तो फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस कॉस थीटा, फिर डी एस नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, एस। क्यों, क्योंकि जब आपका सरफेस बड़ा होगा, लार्जर सरफेस होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका लार्जर बनेगा। लेकिन यहाँ पर अपन ने सरफेस कैसा लिया है, छोटा, तो उससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा, इसलिए उसमें डी फाई लगाना पड़ा। तो फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब आप लोग इसका फॉर्मूला नोट कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम देखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी और किस तरह से बनेगी, ध्यान से देखना।
तो हम इसकी एसआई यूनिट बनाते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से देखना सब बच्चे, कैसे बनेगी, इसके फॉर्मूले से ही बनेगी। किसी की भी एसआई यूनिट उसके फॉर्मूले से ही बनती है। क्या बनेगी और कैसे बनेगी? तो आप देखेंगे ई का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट आप सीख चुके हैं और कई बार यूज कर चुके हैं, अब तो आपको लर्न हो गई होगी, न्यूटन पर कूलम। यही होती है ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इनटू डीएस क्या है, सरफेस एरिया, और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, बेसिक क्लास में हमने आपको बताई है। एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो डीएस यानी सरफेस एरिया की जगह उसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा के लिए हम कोई ऐसा यूनिट लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी कोई ऐसा यूनिट होती नहीं है, इसलिए। तो अब आपकी ये पूरी कंप्लीट ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, कंप्लीट ऐसा यूनिट बन जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आपकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब आप लोग जल्दी से लिखें, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। लिख लिया? अब हम बात करेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? बिल्कुल जिस तरह से इसके फॉर्मूले से ऐसा यूनिट बनाइए, उसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, ई। ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायमेंशनल क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो आप लोग जानते हैं इसका डायमेंशनल, आप लोगों को सिखाया है हमने। क्या होता है इसका डायमेंशनल? ml स्क्वायर टी पावर -3 या m टी पावर -3 a पावर -1। किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का? बताओ, किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न है आप लोगों में से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का? किसी को नहीं है? अविराज आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला? अविराज, अवि हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया भी है, ml टी पावर -3 a पावर -1। तो ई की जगह ई का डायमेंशनल आ गया, इंटू लगाया तो इंटू लगाओ। डीएस का मतलब क्या होता है? डीएस का मतलब है सरफेस एरिया, और एरिया की डायमेंशनल क्या होगी आप यहाँ से देख सकते हैं। मीटर के लिए क्या आता है, एल, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, तो एरिया की डायमेंशनल होगी एल स्क्वायर। और कॉस थीटा का ना तो कोई ऐसा यूनिट है, तो फिर इसका कोई डायमेंशनल भी नहीं होगा, तो कॉस थीटा के लिए डायमेंशनल में कुछ आएगा नहीं। अब आप इसे सॉल्व करो, एम, एल की पावर कुछ नहीं, यहाँ तो क्या मानेंगे 1, एल की पावर 1 और एल की पावर 2 कितना हो जाएगा, एल टू द पावर 3, और टी पावर -3 और ए पावर -1। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ml³ टी पावर -3 ए पावर -1। लिखे सब बच्चे इसको, ml³ टी पावर -3 ए पावर -1।
ml³ T⁻³ A⁻⁻1 लिख लिया। फिर लिखे हैं पैराग्राफ चेंज करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। 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 ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से बन रही है, और जब कोई क्वांटिटी दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से बनती है तो वो स्केलर क्वांटिटी बनती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, ऐसा यूनिट पढ़ ली, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लिया, और ये भी देख लिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब अपन पढ़ेंगे इसका टाइप। क्वेश्चन में लिखा है ना कि कितने टाइप का होता है, तो आप लोग आगे लिखें इसमें, देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? बहुत आसान है, आप लोग बड़ी आसानी से बता दोगे। अभी हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाता कौन है या बनता कैसे है? चार्ज की वजह से। आपको पता है ना कि जब कोई चार्ज कहीं प्रेजेंट होता है तो वो चार्ज अपने चारों साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इस फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट होती हैं, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जितनी क्रिएट होती हैं, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, इन्हीं के नंबर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज बनाता है, और जब आपका चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिस फ्लक्स को पॉजिटिव चार्ज बनाएगा वो फ्लक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जिस फ्लक्स को नेगेटिव चार्ज बनाएगा वो फ्लक्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बहुत आसान है ना? तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बना ली? अब आप थोड़ा समझें, ध्यान से देखना। आपको पता है जो व्यक्ति धनी होता है वो तो धनी होता है, और जो ऋणी होता है वो ऋणी ही होता है। धनी की सोच धनी जैसी होती है, ऋणी की सोच ऋणी जैसी होती है। पॉजिटिव व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव व्यक्ति नेगेटिव ही रहता है। आप देखेंगे कि अगर ये कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये अपने चारों साइड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है, तो इसकी एक खास बात होगी पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसमें ये जो लाइन बन रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिख रही है आपको, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इसके एरिया से आउटर साइड को निकलेंगी, हमेशा इसके एरिया से बाहर की ओर निकलेंगी, और इसलिए इन लाइनों पर आपको जो डायरेक्शन का निशान दिखाई देगा एरो का, वो बाहर की ओर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देने वाला चार्ज है, ये लाइनों को बाहर की ओर निकालता है, किसी से लेता नहीं है। ये लाइनें अपनी लाइनों को बाहर की ओर लीव करता है, एग्जिट करता है, आप ये भी कह सकते हैं, और इसलिए इन लाइनों में जो एरो का निशान दिखाई देगा आपको, वो आउटर साइड को दिखाई देगा। और जब नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाएगा तो देखना कैसा बनेगा। अब आप जानते हैं नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का काम क्या होता है? लेना। सीख चुके हैं ना, पहले सीख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी वाले क्वेश्चन में, कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर जो चार्ज बनता है वो नेगेटिव बनता है। अब नेगेटिव चार्ज अपना फील्ड बनाएगा, और अपने फील्ड में वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाएगा। कॉपी तो इसकी खूब करता है वो, लेकिन कर नहीं पाता है वैसा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाएगा, लेकिन इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। क्या?
ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर नहीं जा रही है, बाहर नहीं निकल रही है। ये तो नेगेटिव चार्ज है, इसका काम तो ले लेता है, तो ये उल्टा काम करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंट्री करती है और इसलिए एरो का निशान इसके अंदर की ओर लगा हुआ दिखाई देगा। ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर जा रही है, एंट्री कर रही है। और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर जाती है, आउटर साइड निकलती है, और इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर जाती है, इनर साइड दिखाई देती है। इसलिए एरो का निशान आपको अंदर की साइड दिखाई देता है। ठीक, तो वैसे तो बहुत नॉर्मल जवाब है इसका कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉजिटिव चार्ज जिस फ्लक्स को बनाता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज जिस फ्लक्स को बनाता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटर साइड में जाती है, बाहर की ओर निकलती है, एरो का निशान उनमें बाहर की ओर दिखाता है डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनर साइड में जाती है, अंदर की ओर जाती है, एरो का निशान उनमें अंदर की ओर डायरेक्शन दिखाई देता है कि ये लाइनों को ले रहा है और ये लाइनों को दे रहा है बाहर की ओर। ठीक, तो अब जल्दी से आप लोग हेडिंग बना चुके होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें आप लोग डैश करके लिखना बेटा। when the field lines when the field lines leaves any body when the field lines leaves any body through its surface through its surface through its surface then the flux is considered then the flux is considered as positive electric flux then the flux is considered as positive electric flux as positive electric flux full stop in this case electric line of force in this case electric line of force are divergent in this case electric line of force are divergent। अब आप लोग डायग्राम बनाएं, ये बना हुआ है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस क्यू चार्ज वाला। जल्दी से आप लोग डायग्राम बनाओ बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये बना हुआ है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी ओनली आपको एक ही बनाना है, नेगेटिव का बाद में बनाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायग्राम बनाना जल्दी से, और अगली हेडिंग बनाना नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगली हेडिंग बनाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखना बेटा डैश करके when the field lines enters when the field lines enter into the body when the field lines
enters into the body through any surface when the field lines enter into the body through any surface, the flux is considered as negative electric flux. The flux is considered as negative electric flux. The flux is considered as negative electric flux. Full stop. In this case, electric line of force are convergent. In this case, electric line of force are convergent. अब आप लोग ये डायग्राम बनाएं, हम 1 मिनट में आते हैं बेटा। जब तक आप लोग डायग्राम बना लें नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का,